मैनपुरी उपचुनाव के लिए जसवंत नगर में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने कमान संभाल ली। आदित्य यादव अपने चचेरे भाई अभिषेक के साथ घर घर जाकर डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं। ऐसे में बहू डिंपल को जीत दिलाने की जिम्मेदारी शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य यादव और भतीजे अभिषेक यादव को सौंप दी है। दोनों क्षेत्र में घूम घूम कर मुलायम सिंह के नाम पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। कम से कम 1 लाख वोटों की लीड से मैनपुरी के उपचुनाव में आदरणीय डिंपल यादव जीतने वाली है। ऐसे में यादव परिवार का पूरा फोकस सिर्फ डिंपल यादव को जीत दिलाने पर लगा है, जिसमें पारिवारिक दूरियां भी मिट गई हैं। कभी नहीं का परिवार एक नहीं, परिवार हमेशा एक था। राजनीतिक दूरियां हुई थी, लेकिन वो भी अब नजदीकियों में बन चुकी है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराने पर जोर लगा दिया है। अभिषेक यादव ने तो सिर्फ जसवंत नगर से ही 1 लाख वोट की लीड का दावा किया है। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की और मैनपुरी में अपनी जीत का दावा किया। अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की विरासत को बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरी बहू डिंपल यादव इन दिनों मैनपुरी में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। डिंपल यादव ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि मुलायम सिंह यादव की वजह से ही आज उन्हें मैनपुरी की जनता का स्नेह मिल रहा है। जो समर्थन मिल रहा है मैं समझती हूँ वो नेताजी की वजह से मिल रहा है, क्योंकि नेताजी का ये क्षेत्र रहा है। डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी के नतीजों के बाद भाजपा के सारे दावे फेल साबित होंगे। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच खत्म हुई दूरियों पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन डिंपल ने साफ कर दिया कि पूरा परिवार और मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी के साथ डट कर खड़ी है। जितना लोग प्यार कर रहे हैं, जितना लोग उत्साहित है, तो मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र की जनता समर्थन कर रही है चुनाव। डिंपल यादव ने केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार पर मैनपुरी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैनपुरी की जनता को पता है कि उसकी असल हितैषी कौन सी पार्टी है। मुझे लगता है पिछले 6 वर्षों में इस क्षेत्र में 1 पैसे का भी काम नहीं हुआ है, कोई नई सड़कें नहीं बनी। वहीं यूपी में उपचुनाव के जरिए समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसका साफ इशारा अखिलेश यादव ने कर दिया है। कन्नौज पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में 2024 चुनाव की तैयारियों पर बड़ी बात कह दी। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने 2024 चुनाव में खुद के ताल ठोकने का दम भर दिया और कन्नौज से चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया। क्यों, क्या करें, खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश की इन बातों से साफ है कि उन्होंने जिस तरह आजमगढ़ से सांसद होने के बावजूद विधानसभा चुनाव में करहल से हुंकार भरी, कुछ इस तरह से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विरोधियों को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि भाजपा अखिलेश के इस बयान को हताशा बता रही है। भाजपा का दावा है कि पार्टी में फूट के डर से अखिलेश को कन्नौज की याद आई है। कन्नौज से चुनाव लड़ने का बयान इनका हताशापूर्ण इसलिए है कि चूंकि उनकी पार्टी के तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, कभी भी भाजपा को ज्वाइन करेंगे तो उनकी पार्टी में टूट ना हो, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया हो। अखिलेश के कन्नौज से लड़ने की बात पर भाजपा ने तंज कसा, लेकिन सच तो यह है कि सपा ने मैनपुरी की विरासत को बचाने के लिए साथ ही 2024 की तैयारियों के लिए दम भर दिया है। पारिवारिक फूट को किनारे करते हुए अखिलेश ने यूपी उपचुनाव के साथ साथ आगामी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैनपुरी में अखिलेश यादव को पटखनी देने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता मैनपुरी में डेरा डाले हुए और कार्यकर्ताओं को 5 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए तैयार कर रहे हैं। मैनपुरी में यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया और 5 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए बूथ अध्यक्षों को अभी से तैयार हो जाने का आह्वान किया। सपा के कोर वोट बैंक वाले यादव बाहुल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में सपा के यादव वोटरों में सेंध लगाने के लिए यूपी सरकार के मंत्री गिरीश यादव को भी तैनात कर रखा है, जिन्होंने कहा कि ये मैनपुरी से डिंपल यादव को वापस भेजने का वक्त है। रामपुर में परिवर्तन कर दिया, निश्चित रूप से मैनपुरी से भी डिंपल यादव को वापस जाना ही पड़े, ये संकल्प लेकर आपको जाना है। वहीं भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने भी कहा कि मैनपुरी में जीत प्रधानमंत्री मोदी के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से तोहफा होगा। एक फूल पे कमी जो रह गई मैनपुरी की, वो मैनपुरी की जनता, मैनपुरी की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। 2019 में मैनपुरी में भले ही सपा जीत गई थी, लेकिन बूथ कार्यकर्ताओं के भरोसे ही भाजपा ने अपना वोट बैंक बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी। इसीलिए भाजपा इस बार भी मैनपुरी में बूथ मैनेजमेंट पर पूरा जोर लगाए हुए है। दौली के उपचुनाव में भाजपा ने उस नेता को मैदान में उतार दिया है जिसने रालोद के उम्मीदवार को पहले ही हार का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया था।
खतौली के रण क्षेत्र में भाजपा की तरफ से लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है, जिनका समर्थन करने मैदान में नंदकिशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। अब आंकड़ों के जरिए समझिए भाजपा को नंदकिशोर गुर्जर की जरूरत क्यों पड़ी। खतौली विधानसभा सीट पर करीब 3 लाख मतदाता है, जिनमें 27% मुस्लिम, 73% हिंदू मतदाता है। इस सामाजिक समीकरण में भी गुर्जर और सैनी समाज का दबदबा है। सैनी समुदाय के 35,000 वोटर हैं तो गुर्जर भी करीब 29,000 हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। देखिए, यहाँ लोगों ने झेला है, इतना बुरा हाल था यहाँ कि आप सोच नहीं सकते थे। दिन निकलते 6 मर्डर व्यापारियों के हुए थे। मदन भैया 2022 का चुनाव लोनी सीट से रालोद के टिकट पर ही लड़े थे, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर से ही हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस दौरान नंदकिशोर गुर्जर के काफिले की गाड़ियों में लगातार हूटर और सायरन बज रहा था, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, जिसकी वानगी आज देहरादून में देखने को मिली, जहां डोईवाला में शुगर मिल गेट के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और कई धरने पर बैठे किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि डोईवाला शुगर मिल के गेट पर ये किसान कई मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, जिनमें गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की प्रमुख मांग शामिल है। इसी के चलते नाराज किसानों ने काली पट्टी बांधकर पेराई सत्र का विरोध किया और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने धरना दे रहे इन किसानों पर कार्रवाई की और धरना स्थल से कई किसानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि धरना देने वाले किसानों ने साफ कर दिया है कि मांगे पूरी न होने तक ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब किसानों ने आगे की रणनीति पर मंथन करना शुरू कर दिया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी किसानों के इस रवैये को देखते हुए कड़ा रुख अख्तियार करने की तैयारी में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अपनी मांगों को लेकर जिद पड़े किसानों का अगला कदम किस दिशा में जाएगा। और ये रही बात देहरादून की। अब बात करते हैं मसूरी की, जहां पर चल रहा सरकार का चिंतन शिविर खत्म हो गया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने को लेकर इस शिविर में कई मुद्दों पर मंथन हुआ, जिसका मकसद पहाड़ी क्षेत्रों का विकास और जनता को लाभ पहुंचाना था। इस शिविर में राज्य में खेती एवं बागवानी को बढ़ावा, राज्य में पलायन को रोकना, लोगों को वनों से जोड़ना, ITI में बच्चों का अच्छा प्रशिक्षण, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट का प्रमोशन, उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग, प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा, 5 सालों में 5 नए डेस्टिनेशन बनाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 नए डेस्टिनेशन, संवेदनशील इलाकों में रैपिड रिस्पॉन्स टीम, पर्वतीय क्षेत्रों में बंदरों का आतंक रोकना, उत्तराखंड को आयुष और योग का हब बनाना, जड़ी बूटियों के प्रोडक्शन को बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्वरोजगार, कौशल विकास के जरिए लोगों के प्रशिक्षण का उद्देश्य रखा गया। 25 वर्षों में एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित होने के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाए, उनके क्रियान्वयन के लिए किस तरह का फंडिंग मैकेनिज्म करें। यहाँ की जनता के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो सुलभ हों, तो इसके लिए चिंतन मंथन किया जा रहा है। दरअसल ये चिंतन शिविर मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चला था, जहां सीएम धामी ने सभी के विचारों को सुना। इस शिविर में तमाम मंत्रियों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव ने भी हिस्सा लिया। सियासत की बात करते हैं। निकाय चुनाव के ऐलान से पहले सीएम योगी का प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरा चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी और प्रयागराज के दौरे पर थे। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को 328 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने 110 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और कहा कि कभी सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाने वाला बुंदेलखंड अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ के संसाधनों पर लूट-खसोट करते थे, आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। झांसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इसके बाद प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से पहले प्रयागराज को नए तरीके से सजाया और संवारा जाएगा। प्रयागराज का ये ऐतिहासिक कुंभ, ये सभी उसी परंपरा के हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश में दिसंबर में होने वाले निकाय चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है। उसके पहले सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं यूपी में उपचुनाव के अलावा निकाय चुनाव की जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। भाजपा और सपा की तैयारी जोरों पर। दरअसल यूपी में दिसंबर में निकाय चुनाव होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इसी महीने में आरक्षण भी घोषित कर दिया जाएगा। यही वजह है कि सपा पहले से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। साथ ही ज्यादातर पदों पर पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने की तैयारी है।
निकाय में अपना दबदबा बनाने के लिए सपा ने तैयारी कर रखी है। ऑब्जर्वर की नियुक्ति से लेकर उम्मीदवारों के चयन का प्लान तय है। हालांकि पिछली बार साल 2017 में सपा ने मेयर की एक भी सीट नहीं जीती थी। सपा के 202 पार्षद जीते थे, 45 नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, 477 नगर पालिका परिषद सदस्य बने थे, 83 नगर पंचायत अध्यक्ष सपा के खाते में रहे थे, 453 नगर पंचायत सदस्य बने थे। लेकिन इस बार सपा के विधायकों की संख्या 49 से बढ़कर 110 के पार हो गई है। हालांकि भाजपा पुराने चुनावों का हवाला देकर सपा पर तंज कस रही है। सियासी दलों के दावे अलग अलग हैं, लेकिन फिलहाल सभी को आरक्षण घोषित होने का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद ही सभी राजनीतिक दल अपना गुणा गणित तय करेंगे। और आज शाहजहांपुर में एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मीडिया से बात करते हुए विरोधियों को आड़े हाथों लिया। अखिलेश और शिवपाल के एक साथ आने को संजय निषाद ने बेअसर बताया। परिवार के लोग हैं, उन्हें एक रहना ही चाहिए, और एक थे भी, 2014 में भी एक थे, 2017 में भी एक थे, 2019 में भी एक थे, 2022 में भी एक थे। संजय निषाद यही नहीं रुके। आजम खान की हालत को उन्होंने कर्मों का फल बताया। कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो भी जैसा करेगा राजनीति में, जैसा जो करेगा वैसा जो भरेगा, ईश्वर की एक परिकल्पना है। कबीरदास ने कहा है कि जैसे जो करें वैसा भरें। संजय निषाद ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। जनता ने उन्हें पैदल कर दिया है, क्योंकि 70 साल में जनता को कुछ नहीं किए। मैं तो जनता को बधाई दे रहा हूँ। आपको बता दें कि गोरखपुर में जन्मे संजय निषाद यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं, जिन्हें योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। और सियासत के बाद अब बात करते हैं एजेंसियों के। इन दिनों इनकम टैक्स की टीम फुल एक्शन मोड में है। एक बार फिर से 3 राज्यों में आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। इनकम टैक्स की टीम ने यूपी, दिल्ली से लेकर देहरादून तक रेड की। कई रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी से खलबली मच गई। दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून, ऋषिकेश में छापा मारा गया। सुबह के वक्त आयकर की टीम ने छापा मारा। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर के ठिकाने पर छापा पड़ा। राजलुम्बा, मेहता ब्रदर्स, नट्स भाटिया के ठिकानों पर रेड पड़ी। नवीन कुमार मित्तल, नितिन गुप्ता के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ बाहर इस वक्त मौजूद हैं। देहरादून के नेसविला रोड पर मैं मौजूद हूँ। जानकारी है कि यहाँ पर भी तमाम जगहों पर छापेमारी यहाँ पर आयकर विभाग की चल रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आयकर की इस छापेमारी को लेकर अधिकारी किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इनकम टैक्स के सेक्शन से प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया की टेंशन बढ़ चुकी है। वहीं सहारनपुर में भी आयकर विभाग की टीम ने नामचीन लोगों के यहाँ सर्वे किया। टैक्स चोरी की खबर पर इनकम टैक्स की टीम ने पतंजलि शहद सप्लाई करने वाले मेहता बंधु के ठिकाने पर भी छानबीन की। हालांकि आयकर की टीम को छापेमारी में क्या हासिल हुआ, क्या खामियां मिली, ये कहना जल्दबाजी होगी। वहीं मथुरा में चूहों ने माल खाने में डकैती डाल दी और इस खबर ने सभी को हैरान करके रख दिया। खबरों के मुताबिक मथुरा पुलिस के माल खाने में चूहों ने सेंधमारी कर 581 किलो गांजा हजम कर लिया है। इस खबर के फैलते ही सब लोगों के होश उड़ चुके हैं। ये दावा हवाई नहीं है, क्योंकि इस बात की जानकारी खुद मथुरा पुलिस ने कोर्ट में दी है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों से जब्त 581 किलो गांजा चूहे खा गए। 2 मामलों में ये गांजा जब्त किया गया था। पुलिस थाने के माल खाने में रखा गया था गांजा। पुलिस ने सैंपल के तौर पर कोर्ट में सबूत दिए। शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया। कोर्ट ने गांजे की खेप पेश करने के आदेश दिए थे। कोर्ट की नाराजगी के बाद मथुरा पुलिस ने इस मामले में चूहों को लेकर बेबसी जाहिर की और अदालत को बताया कि मालखाने में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे चूहों से बचाया जा सके। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि चूहों के खाने के बाद जो कुछ गांजा बचा उसे नष्ट कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने सख्ती से पुलिस कप्तान को थानों और मालखानों में चूहों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। साथ ही पुलिस टीम को 26 नवंबर तक इस मामले में सबूत के साथ रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपने एक ट्वीट को लेकर ट्रोल हो गई हैं। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 नवंबर को कहा था कि सरकार आदेश दे तो हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया और लिखा, गलवान सेज हाय। ऋचा चड्ढा को रणनीतिक मामलों में बोलना भारी पड़ गया और उनके इस ट्वीट पर बवाल शुरू हो गया। इसके बाद ऋचा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि ऋचा चड्ढा को माफी मांगनी पड़ी और सेना से अपने परिवार के जुड़ाव का हवाला देना पड़ा।
ऋचा को ट्वीट करके नानाजी का हवाला देना पड़ा, जो लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को अपमानजनक और शर्मनाक बताया है। ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिया। गलवान में जो उनकी शहादत हुई वो बहुत बड़ी शहादत थी देश की रक्षा के लिए। उसको इस प्रकार से नजरअंदाज और उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने ऋचा चड्ढा की शिकायत दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने ऋचा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा के बडाली गांव में ड्रोन से कुछ संदिग्ध सामान गिराए गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पूरे इलाके को सील किया गया। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। ये गांव भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पैकेट को खोलकर जांच की तो वो नोटों से भरा था। हालांकि अब ये पता नहीं चल पाया है कि नोट असली है या नकली। पाकिस्तानी ड्रोन की ओर से गिराए गए पैकेट से 2 चीनी पिस्टल, 4 मैगजीन, 60 गोलियां, 10 पैकेटों में करीब 5 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा, 2 बैटरी, 1 डेटोनेटर और 2 आईडी बरामद की गई है। बड़ी रिकवरी पुलिस को यहाँ पे मिली है और जो गलत हाथों में पड़ सकती थी, तो जिसको आज हमने यहाँ पे बरामद करके एक घटना को टाल दिया है। पुलिस को शक है कि इस तरह से कुछ और पैकेट इलाके में गिराए गए हों। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पिछले करीब 10 महीने में जम्मू कश्मीर से लगती भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन ने करीब 200 बार घुसपैठ की है, जिनमें से 171 पंजाब में पाकिस्तान से लगते अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत में दाखिल हुए। सुरक्षा एजेंसियां इसे सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा मान रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर लगे एक नोटिस की वजह से विवाद खड़ा हो गया। मस्जिद के बाहर लगे नोटिस में लिखा गया कि जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। नोटिस के सामने आते ही बवाल खड़ा हो गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने के फैसले को बिल्कुल गलत बताया है, तो विश्व हिंदू परिषद ने इस फरमान को महिला विरोधी बताया है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है, कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जामा मस्जिद के बाहर लगाए गए नोटिस पर इस्लाम के जानकार और विद्वानों ने भी विरोध जताया है। मैं यहाँ के जो इमामुल उम्मत हैं हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी, उनसे मैं कहूँगा कि इस बोर्ड को फौरन हटवाएं, फौरन से पेशतर हटवाएं। इसके लगाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि जामा मस्जिद के पीआरओ ने महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाए जाने पर सफाई दी है। इसके पहले सहारनपुर में देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने मुसलमानों के जन्मदिन मनाने को गलत बताया था और इसे कुरान और इस्लाम के खिलाफ बताया था। देश के बाद अब देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान हो गया है। जनरल बाजवा के बाद अब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान सेना की कमान संभालेंगे। आसिम मुनीर अभी पाकिस्तान की सेना में सबसे वरिष्ठ जनरल हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया है। आसिम मुनीर अब 3 साल तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पद पर रहेंगे। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिन्हें बुधवार को विदाई दी गई। आज यौम शुहदाए पाकिस्तान पे बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि अनकरीब मैं अपनी 44 साल मिलिट्री सर्विस से रिटायर हो रहा हूँ। वही अपने विदाई भाषण में 1971 में भारत से पाकिस्तान को मिली करारी हार का दर्द एक बार फिर जनरल बाजवा की जुबान पर आ गया। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे। बाजवा की जगह लेने वाले आमिर मुनीर के नाम पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। पुलवामा हमले के वक्त आसिम मुनीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ थे। पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब होते चले गए। वही कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमी पहुंच रहे हैं, लेकिन सैकड़ों विदेशी मेहमान कतर में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए होटल्स और रिजॉर्ट्स की बहुत पहले बुकिंग हो चुकी है। SM विश्व कप शुरू होने के बाद कतर पहुंच रहे फुटबॉल दीवानों को अब होटल में कमरे नहीं मिल रहे हैं। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के लिए कतर में टेंट सिटी भी बनाई गई है, लेकिन वहां भी जगह नहीं मिलने पर लोग दोहा की सड़कों के किनारे और खाली जगहों पर तंबू लगाकर रह रहे हैं। फुटबॉल फैंस को कतर में टेंट और कंटेनर में रहने के लिए रात के लिए 200 तक खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कतर में मेहमानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनके ठहरने के इंतजाम नाकाफी साबित होने लगे हैं। इसके अलावा कतर वर्ल्ड कप में आयोजकों की तरफ से परोसा जाने वाला खाना और नाश्ता भी दर्शकों को नहीं भा रहा। कतर की कुल आबादी 30 लाख के करीब है, जबकि फुटबॉल वर्ल्ड कप में ही पूरी दुनिया से करीब 15 लाख लोगों के कतर पहुंचने का अनुमान है।
ऐसे में आयोजकों के सामने अपने मेहमानों को ठहरने और बेहतर खाने की सुविधाएं देना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। Little messy, you say. I absolutely agree with him. It's all messed up. This place totally messed up. Hospitality is very poor. Very poor. We came here in the morning. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अंडर प्रधानमंत्री पद पर रह चुके रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने करोलेव का दौरा किया, जहां वो एक मिसाइल फैक्ट्री गए और एक से बढ़कर एक मिसाइलों का बारीकी से निरीक्षण किया और रूस के दुश्मनों को खुली धमकी देते हुए कहा कि दुश्मन सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों को लॉन्च होते हुए गिनती जारी रखें। उनके गिनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे पास सभी दुश्मन के लिए पर्याप्त मिसाइल है। पुतिन के राइट हैंड कहे जाने वाले मेदवेदेव के ये शब्द यूक्रेन के इसलिए सीधी धमकी मानी जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि इस बयान के बाद रूस यूक्रेन पर हमले और तेज कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन पर और तेज आक्रमण के मूड में है, जिससे यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने बेलारूस से 100 मिसाइल वापस मंगवाई हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए किया जा सकता है। 45 दिन पहले भी दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन पर रूस के एक्शन को फर्स्ट एपिसोड का नाम दिया था और धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस को परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है। सूरत में कार से बरामद 75 लाख रुपए में जुड़ा कांग्रेस नेता बीएस संदीप का नाम भागते हुए सीसीटीवी में कैद। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा, कहा भाजपा की साजिश। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बोरगांव से शुरू हुई। यात्रा के 78वें दिन बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पति रावत के साथ हुई शामिल। अगले 10 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजा। एनआईए ने 12 दिन की हिरासत की मांग की थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का दावा, दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की संख्या में आई भारी कमी। पाकिस्तान चलाता है हुर्रियत का नकली चैप्टर, लोगों से आतंकवाद के साथ न जाने की अपील। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में विसर्जन जुलूस के दौरान हादसा, आतिशबाजी में 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। आतिशबाजी में विस्फोट से हुआ हादसा। कानपुर में पुराने विवाद में दबंगों ने वैन रोककर वैन चालक को पीटा। वैन में सवार महिला ने बीच बचाव किया तो दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। रायबरेली में हार टोल प्लाजा पर गाड़ी में बैठे शख्स ने उड़ाए नोट। गाड़ी पर बैठकर नोट उड़ाते शख्स का वीडियो वायरल। जालौन में मुंसिफ कोर्ट के बाहर बदमाशों ने अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किया। हमले का वीडियो वायरल। हमले से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कोच उराई रोड पर जाम लगा दिया। बिजनौर में दिन दहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या करने का मामला, घायल छात्र और अज्ञात बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। बुलंदशहर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, रास्ते के विवाद में चले लाठी डंडे, एक महिला समेत 4 लोग घायल। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अहमदपुर का मामला। वाराणसी के सिगरा में अंकित गेस्ट हाउस में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच शुरू हो गई है। कुशीनगर में सीएससी आवास में कमरे में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फतेहपुर में चलती हुई 108 एम्बुलेंस में आग लगने सड़कंप। आग लगने से 2 घंटे के लिए यातायात प्रभावित। एम्बुलेंस चालक ने कूदकर जान बचाई। बाराबंकी में गांव के कई लोगों ने जेट्रोफा फल खा लिया। जेट्रोफा फल खाने से सभी की हालत बिगड़ गई। सभी लोगों के पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत। सभी अस्पताल भर्ती कराए गए। श्रावस्ती में कार ने बाइक को मारी टक्कर। कार अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी। हादसे में बाइक सवार की मौत। कार सवार सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में खड़े सीज वाहनों में लगी आग। आग से मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट भी चपेट में आ गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ताजमहल में नमाज पढ़ने को लेकर हनुमान सेना ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। नमाजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद थाने के बाहर शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हल्द्वानी में मानदेय को लेकर नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय को कार्यालय में बंद किया गया। सिद्धार्थगंज में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मीना बाजार और आसपास इलाकों में अवैध कब्जा हटाया। गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान मंच पर स्वतंत्र देव ने रोका भाषण। अजान की आवाज सुनकर भाषण को बीच में रोककर हाथ बांधे खड़े रहे यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कानून में HBTO का 4था दीक्षांत समारोह कानपुर में। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा, बुंदेलखंड में विकास हो रहा है। भूमाफिया की संपत्ति जब्त हो रही है। पहले भूमाफिया संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे। शुक्रवार को योगी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम आवास पर होने वाली बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। सीएम योगी कल दोपहर 12 बजे अलीगढ़ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम की सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा का बड़ा आरोप। पुलिसकर्मियों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का आरोप। सपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी। इटावा मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा हटाओ संदेश दिया।
नैनीताल हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने विधानसभा से बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों के आदेश को सही माना। डबल बेंच ने निरस्त किया सिंगल बेंच का आदेश। बैकडोर की भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने जताया ऐतराज। पीसी चीफ करण माहरा ने कहा नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 3 राज्यों में इनकम टैक्स विभाग का एक साथ छापा। उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी में प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया मचा हड़कंप। सुबह से हो रही छापेमारी। अफजाल अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। गैंगस्टर के मुकदमे में यूपी सरकार से मांगा जवाब। यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त। अमरोहा में कैंटीन संचालक के अज्ञात हमलावरों ने हाथ पैर बांध करके हत्या। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। बस्ती में बिजली विभाग का घूसखोर जेई रंगे हाथ पकड़ा गया। कलेक्शन के नाम पर जेई एक व्यक्ति से मांग रहा 10,000 रुपए। एंटी करप्शन टीम ने जेई को गिरफ्तार किया। बहराइच के रसिया इलाके में विवाहिता की मौत से हड़कंप। परिजनों ने कहा दहेज को लेकर की गई हत्या। ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। आगरा में शाहगंज पुलिस 24 घंटे के अंदर 2.5 साल के मासूम कराए रिहा। अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा के वृंदावन से रिहा कराया गया मासूम मयंक। मुरादाबाद में डीजे बजाने के विवाद में छात्र को गोली मारी गई। वारदात के समय छात्र अपनी दुकान में बैठा था। हमलावर गोली मारकर फरार। बलिया में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में बदमाश आबिद के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। सुल्तानपुर में लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार। एटा में पुलिस और बदमाशों मुठभेड़। लिफाफा गैंग के 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। फायरिंग में पुलिस का सिपाही भी घायल हुआ। एक बदमाश मौका पाकर फरार हुआ। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सुबह लोगों से लूट करने वाले बदमाश को लगी गोली। शातिर बदमाश। दिल्ली एनसीआर में लूट के कई मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़ा बदमाश पुलिस देखकर भागा। पुलिस के पीछे जाने पर बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग, बदमाश घायल। मेरठ में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। टाटा कंपनी के पैकेट में पैकिंग कर बेचा जा रहा था नमक। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर डीजल चोरी। पुलिस को देखकर डीजल चोरों ने पुलिस पर किया हमला। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया है। साथ ही 100 और 200 के 30,000 की वैल्यू के नकली नोट बरामद किए हैं। मुरादाबाद पुलिस ने लव जिहाद और ब्लैकमेल के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मामला कटघर थाना क्षेत्र के प्रभात मार्केट चौराहे का। भदोही में सरकारी अस्पताल में लापरवाही मामले में जिलाधिकारी ने 2 स्वास्थ्यकर्मियों को निलंबित कर दिया। अस्पताल के अधीक्षक को भी हटा दिया गया। लखनऊ में 26 नवंबर को ऑल इंडिया हुसैनी फंड कार्यक्रम होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौलाना यासूब अब्बास ने कहा जो दुश्मन शियों के हैं वही दुश्मन हिंदुस्तान के। रायबरेली में सड़क हादसों को लेकर प्रमुख सचिव परिवहन ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सड़कों पर रेडियम लाइनिंग और वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाने के निर्देश। उत्तरकाशी का रहने वाले युवक कई दिनों से लापता है। इसे लेकर परिजनों ने देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरना दिया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर सरकार ने कृषि से जुड़े कई फैसले लिए। वन विभाग, कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग को 7 में ट्रेनिंग कैंप लगाने पर जोर दिया। मसूरी 25 नवंबर को उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ परिवहन का सचिव का घेराव करेगी। महासंघ वाहनों के फिटनेस टेस्ट पहले की तरह मांग हो रही है। बस्ती में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान पर जिम्मेदार लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। कहीं धूल के ऊपर गिट्टियां बिछाकर पेंटिंग की जा रही है तो कहीं पर सड़क भरकर गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। कानपुर खेल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के पास कमरे में शिवाय प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने छापा मारा। अस्पताल से चुराए गए सर्जिकल सामान और औषधियां भारी मात्रा में बरामद। जालौन में भूमि और जल संरक्षण विभाग में तालाब बनाने को लेकर करोड़ों का गड़बड़झाला सामने आया। प्रशासन ने संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। कानपुर में पनकी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह पर पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाया, जिस पर आला अधिकारियों ने डीसीपी पश्चिम विजय ढोल को मामले की जांच सौंपी। मुजफ्फरनगर की एक महिला ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, लंदन से बेटी वापस लाने की लगाई गुहार। महिला का पति धोखे से बच्ची को ले गया था लंदन। बेटी मांगने पर महिला को फोन पर दिया 3 तलाक। ग्रेटर नोएडा में जिला कारागार में 26 बंदी HIV पॉजिटिव मिले। जिला अस्पताल में सभी को कराया गया भर्ती। अक्टूबर में जिला जेल में शिविर लगाकर 2050 बंदियों की जांच। कानपुर में भी पी गंगा की खबर का बड़ा असर। आंखों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और एजेंट के खिलाफ FIR। डॉक्टर और एजेंट के खिलाफ बर्रा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर में तीसरा दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई पड़े। अकादमी गेट पर तैनात जवानों का हालचाल पूछा। मसूरी में सीएम धामी चिंतन शिविर के आखिरी दिन योगा से शुरुआत की। मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया योग। भाजपा प्रदेश महामंत्री बनने के बाद आदित्य कोठारी लाल लश्कर के साथ अपने गृह जनपद टिहरी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के काम में लापरवाही बरतने को फटकार लगाई। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत मनाया जाएगा गंगा उत्सव। उत्तरकाशी के केदार घाट पर गंगा किनारे योग किया जा रहा है। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।